हेलो एंड वेलकम टू द क्लास। आज हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स के बीच, ट्रांसलेशंस के बीच में। तो उससे पहले हम ट्रांसलेशंस क्या है ये दो चीज़ पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। ट्रांसलेशन प्रोसेस मतलब कि वो प्रोसेस होता है जहाँ पे एमआरएनए से प्रोटीन बनता है, हम उस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसलेशंस। यहाँ पे एमआरएनए को रीड करता है कौन ना, ये एंट्री होता है राइबोसोम्स के अंदर, ठीक है, राइबोसोम्स के अंदर, एंड उसमें जो कोडन लिखा है उसको रीड करता है टीआरएनए। रीड करने के बाद उन्होंने क्या करेगा ना, अमीनो एसिड, सही अमीनो एसिड से आके वहाँ पे ऐड करता है एंड उसके बाद बनता है आपका प्रोटीन, ठीक है ना। प्रोटीन इस तरीके से बनता है। ये कुछ बेसिक स्टेप्स होता है जो कि चाहे वो यूकैरियोट्स हो या तो प्रोकैरियोट्स हो, इनके लिए इक्वल होता है। लेकिन आज हम डिस्कस करेंगे डिफरेंसेस क्या है, ठीक है। तो उसको डिफरेंसेस के नोट्स देखने से पहले थोड़ा समझ लीजिए चीज़ें। तो ये है एक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। प्रोकैरियोट हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे उनकी सेल में कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ऐसे स्ट्रक्चर आपको दिखने को नहीं मिलेगा। लेकिन ये है यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, उनमें एक न्यूक्लियस होता है जो कि इस पर्पल कलर में आप देख सकते हो, ठीक है। अच्छा, लेकिन ज़रूर उनमें क्या होता है ना, इनमें जो न्यूक्लियर मटेरियल यानी कि जीनोम जो है उसमें होता है, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए होता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो डीएनए है आपको न्यूक्लियस के अंदर देखने को मिलेगा। कहाँ? यूकैरियोटिक के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर ये डीएनए देखने को मिल रहा है। यहाँ पे ऐसे साइटोप्लाज्म में ये डीएनए आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। इम्पोर्टेंट बात ये है कि यूकैरियोटिक के अंदर डीएनए से आरएनए बनता है न्यूक्लियस के अंदर ट्रांसलेशन प्रोसेस में। उसके बाद ये आरएनए जो है उसमें कुछ थोड़े बहुत मॉडिफिकेशंस होता है। मॉडिफिकेशन होने के बाद ये आ जाता है साइटोप्लाज्म्स को, ठीक है। कहाँ आ जाएगा? ये साइटोप्लाज्म्स को आ जाता है। आने के बाद वहीं पे ट्रांसलेशन होता है। यहाँ पर तो ये पहले से ही साइटोप्लाज्म्स में प्रेजेंट है, तो ये इक्वल हो गया, चाहे वो यूकैरियोट्स हो या तो प्रोकैरियोट्स हो, दोनों में साइटोप्लाज्म्स में होगा। लेकिन चीज़ें ये होता है, देखिए, जो यूकैरियोटिक मतलब कि प्रोकैरियोटिक, मैंने प्रो पी के लिखा, यूकैरियोटिक के लिए ई के लिखा, ठीक है ना। अच्छा, तो ये प्रोकैरियोटिक में क्या है ना, उनका जो डीएनए है छोटा सा है, ठीक है ना। और उनकी डीएनए में ऐसा कोई चीज़ें नहीं है कि जो अननेसेसरी चीज़ें रहेगा, ऐसा नहीं है। मतलब कि कुछ भी इंट्रोन आपको देखने को नहीं मिलता है, कुछ भी नॉन कोडिंग हिस्सा देखने को नहीं मिलता है, ठीक है ना। इंट्रोन आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो इनके केस में क्या होता है ना, जब डीएनए से आरएनए बन रहा होगा, इस तरीके से मान लीजिए आरएनए बन रहा है, ये उनके 5 प्राइम एंड है, तो इमिडिएटली क्या होगा ना, राइबोसोम आके बैठ जाता है, ठीक है ना। राइबोसोम आके बैठ जाता है, तो किसके लिए ना, ट्रांसलेशंस के लिए, ठीक है। तो एक साइड से ट्रांसक्रिप्शंस ख़त्म नहीं हुआ है, दूसरे साइड्स में ट्रांसलेशन स्टार्ट हो जाता है। तो इसलिए प्रोकैरियोटिक के केस में हम बोलते हैं को ट्रांसक्रिप्शनल ट्रांसलेशन, ठीक है ना। को ट्रांसक्रिप्शनल ट्रांसलेशन हम बोलते हैं। लेकिन यूकैरियोटिक में क्या होता है ना इनकी जो चीज़ें हैं वो न्यूक्लियस के अंदर होता है डीएनए, फिर डीएनए से आरएनए यहाँ पे बनता है। एंड हमारा जो डीएनए होता है, जैसे ह्यूमन की बात करेंगे, 2.2 मीटर की लेंथ की डीएनए होता है, तो इतने लंबे डीएनए होता है, उनमें 99% ऐसे होता है तो कोई काम की बात नहीं है, यानी कि इंटर्न होता है, यानी कि नॉन कोडिंग हिस्सा होता है। तो बॉडी क्या करेगा, मतलब कि आरएनए इस चीज़ों को रिमूव करेगा, जो अननेसेसरी चीज़ें हैं इन पे रिमूव होगा, नेसेसरी चीज़ें ऐड होगा, होने के बाद एक मैच्योर आरएनए बनता है, वही ट्रांसपोर्ट होता है आपकी साइटोप्लाज्म्स को। होने के बाद फिर साइटोप्लाज्म में स्टार्ट हो जाता है क्या आपकी स्टार्ट हो जाता है ट्रांसलेशन, ठीक है ना। तो यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन जो आप देख रहे हो अलग अलग स्टेप में होता है, ऐसा नहीं कि मतलब साथ साथ नहीं होता है, अलग अलग होता है, ठीक है ना। डिसकंटिन्यूसली होता है, यहाँ पे कंटिन्यूसली हो रहा है। एक तो चीज़ें हो गया। दूसरा चीज़ होता है, मतलब कि इस तरीके से प्रोसेस है, ठीक है ना। अच्छा, अब हम बात करेंगे जो ट्रांसलेशन हो रहा है, ठीक है ना। तो एमआरएनए जो है किसके, प्रोकैरियोटिक की जो एमआरएनए होता है वो पॉलीसिस्ट्रोनिक होता है। पॉलीसिस्ट्रोन कहने के मतलब होता है ये एमआरएनए है, ठीक है। अच्छा, एमआरएनए में इस तरीके से ये एमआरएनए रहेगा सिंगल स्ट्रैंडेड, ठीक है। तो यहाँ पे एक एरिया में प्रमोटर होता है, ठीक है ना, मतलब कि जो जहाँ पे आपकी बाइंड होगा, जो आके यहीं पे नट प्रमोटर, एक यहीं पे क्या होगा ना,
जो है mRNA जो होता है पॉलीसिस्टोनिक होता है, यहीं पे प्रमोटर जो है RNA पॉलीमरेज यहाँ पे बाइंड होता है प्रमोटर एरिया के अंदर जो DNA की ये रहता है। तो एक एरिया में स्टार्ट होता है, उसके बाद क्या होगा ना, ये एक mRNA बन जाएगा, यहाँ पे एक RNA बनेगा, जिस एरिया में RNA बना है वहीं से अलग अलग प्रोटीन बनेगा। तो उनकी जो mRNA होता है वो पॉलीसिस्ट्रोनिक होता है, ठीक है ना, पॉलीसिस्ट्रोनिक। सिस्ट्रोन एक तरीके के जीन जैसे आप समझ लीजिए, पॉलीसिस्ट्रोनिक मतलब कि एक साइड से एक ही, मान लीजिए एक ही RNA पॉलीमरेज आएगा, यहाँ पे 3-4 ऐसा अलग अलग RNA बना सकता है। लेकिन जो यूकैरियोटिक होता है वो मोनोसिस्ट्रोनिक होता है। यहाँ पे RNA पॉलीमरेज बाइंड हुआ है तो इसका मतलब कि एक RNA वो बनाएगा, ऐसा नहीं कि 3-4 RNA बना लेगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक RNA जो होता है ये पॉलीसिस्ट्रोनिक होता है। पॉली का मतलब कि मेनी, सिस्ट्रोन का मतलब होता है कि जैसे जीन, आप सिस्ट्रोन, हालांकि सिस्ट्रोन एंड जीन के बीच में डिफरेंसेस है, मैं आगे बताऊंगी आपको। तो बहुत सारे जीन ऐसे इस तरीके से बनाता है, यहाँ पे एक ही RNA बनेगा, ठीक है ना। फिर RNA बनेगा तो वहाँ से एक प्रोटीन बन जाएगा, ठीक है। तो आइए हम देखेंगे व्हाट इज द बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन प्रोकैरियोटिक ट्रांसलेशन एंड यूकैरियोटिक ट्रांसलेशंस के बीच में। इन प्रोकैरियोट्स ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन अकर साइमल्टेनियसली। तो ये क्या होता है, को ट्रांसक्रिप्शनल ट्रांसलेशन होता है, ठीक है ना, को ट्रांसक्रिप्शनल ट्रांसलेशन होता है। लेकिन यूकैरियोटिक में बीच में क्या होता है, इन न्यूक्लियस में ट्रांसक्रिप्शन होता है, फिर साइटोप्लाज्म में ट्रांसलेशन होता है, तो एक डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। ये पहला डिफरेंसेस हो गया। हाँ, दूसरा डिफरेंसेस क्या है, राइबोसोम, हालांकि अच्छा जो ट्रांसलेशन होता है उनमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, तो यहाँ पे राइबोसोम की रिक्वायरमेंट होगा, tRNA की रिक्वायरमेंट होगा, एंड mRNA को दिक्कत तो प्रोटीन बनेगा, वो तो ऑब्वियसली है। लेकिन जो राइबोसोम होता है प्रोकैरियोटिक के लिए 70S होता है, यूकैरियोटिक के लिए 80S होता है। तो उसके अकॉर्डिंग प्रोकैरियोटिक में जो 70S होता है उनकी 30S एंड 50S सब यूनिट्स रहता है। फिर इस सब यूनिट्स में, इस 50S सब यूनिट्स में कौन सी टाइप की राइबोसोमल RNA होता है वो भी अलग अलग होता है। हमने राइबोसोम की स्ट्रक्चर एंड असेंबली में ये चीज़ मैंने आपको बताई थी कि जो 50S होता है उनमें होता है 23S RNA एंड 5S RNA, एंड जो 30S सब यूनिट होता है उसमें होता है 16S RNA। समझ रहे हो ना। इसी प्रकार की यदि हम बात करेंगे 80S में, 80S में होता है 40S स्मॉलर सब यूनिट एंड 60S होता है लार्जर सब यूनिट। 60S में आपको देखने को मिलेगा 28S RNA, फिर आपको देखेगा 5.8S RNA, फिर 5S RNA। समझ रहे हो। अच्छा, तो 40S के अंदर 18S RNA आपको देखने को मिलेगा। समझ रहे हो। अच्छा, तो जो कैटालिटिक एक्टिविटी, जो पेप्टाइड बॉन्ड बनाने की एक्टिविटी प्रोकैरियोटिक के लिए 23S में रहेगा एंड यूकैरियोटिक के लिए 28S में रहेगा। क्लियर हुआ। क्योंकि पूछा जाता है कि पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज एक्टिविटी जो है किसकी पास है, लार्जर सब, ऐसे भी पूछा जाता है कि लार्जर सब यूनिट्स में है या स्मॉलर सब यूनिट्स में है। आंसर होगा लार्जर सब यूनिट्स में। एक बार सीपरेट में अंदर एक क्वेश्चन आया था कि ये लार्जर सब यूनिट्स में है या स्मॉलर सब यूनिट्स, पहला चीज़ है कि लार्जर सब यूनिट्स। और आपने CSIR नेट वगैरह एग्जाम जब आप फ्यूचर में दोगे तो वहाँ पे पूछा जाता है कि पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज एक्टिविटी कौन सी RNA में होता है, प्रोकैरियोटिक में कौन सी है एंड यूकैरियोटिक में कौन सी है। प्रोकैरियोटिक में याद ध्यान दीजिए 23S RNA एंड ये होता है 28S RNA। एक्चुअली जो 23S RNA है ना, ये एक RNA है, RNA राइबोसोमल RNA है। तो ये राइबोजाइम जैसे काम करता है, इनका कैटालिटिक एक्टिविटी है तो ये RNA, लेकिन एंजाइम जैसे ये काम कर पाएगा। इसको हम राइबोजाइम्स कहते हैं, मतलब कि ऐसा एंजाइम जो RNA से बनी हुई है हम उसको राइबोजाइम्स कहते हैं। इनकी कैटालिटिक कैपेसिटी है, यानी कि एंजाइमेटिक कैपेसिटी है। समझ रहे हो ना। तो इसलिए राइबोसोम बदल जाने से, मतलब कि टाइप्स अलग अलग होने से क्या होता है ना, कुछ फंक्शन जो होता है वो भी अलग हो जाता है। ठीक है। अच्छा, वही चीज़ है कि यहाँ पे जो RNA है 70S की है, यहाँ पे जो है 80S की है। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन इज पॉलीसिस्ट्रोनिक। पॉलीसिस्ट्रोनिक मैंने आपको बताया अभी, इनमें एक mRNA से, मतलब एक एरिया से स्टार्ट होगा तो बहुत सारे mRNA बनने की चांसेस होता है, तो उसके अकॉर्डिंग फिर प्रोटीन बनेगा। समझ रहे हो ना। अच्छा,
तो बहुत सारे मल्टीपल राइबोसोम जो उसमें चीज़ें हेल्प करेंगे, लेकिन यूकैरियोटिक में मोनोसिस्टोन होता है, एक ही प्रमोटर एरिया से एक ही आरएनए बनेगा। अच्छा, उसके बाद देखेंगे जो इनिशिएशन कोडन होता है, चाहे वो प्रोकैरियोट्स हो या तो यूकैरियोट्स हो, उनके लिए AUG यानी कि मेथियोनिन जो होता है इनिशिएशन कोडन होता है। हमने ट्रांसलेशन डिस्कस करने के टाइम पे ये चीज़ भी डिस्कस किए थे कि जो ये है mRNA, ये है उनकी 5 प्राइम, ये है उनकी 3 प्राइम एंड, ठीक है ना। अच्छा, तो होता क्या है, जैसे मैंने आपको बात किया, जो साइन अल्गानो सीक्वेंसेस होता है कि क्योंकि सबसे पहले क्या होगा ना आपकी राइबोसोम की स्मॉलर सब यूनिट से आके रीड करेगा। राइबोसोम की जो स्मॉलर सब यूनिट्स होता है ये कैसे बाइंड करेगा, कहाँ से बाइंड करेगा ना, आरएनए में कुछ ऐसा सीक्वेंसेस रहता है, उनकी कॉम्प्लीमेंटरिटी सीक्वेंसेस रहता है आपकी राइबोसोम की स्मॉलर सब यूनिट्स में। तो एमआरएनए में जो सीक्वेंसेस होता है हम उसको बोलते हैं साइन डालगार्नो डालगार्नो सीक्वेंसेस, एसडीएस, ठीक है ना, साइन डालगार्नो सीक्वेंसेस बोलते हैं। एंटी साइन डालगार्नो सीक्वेंसेस किस में होता है ना, राइबोसोम्स में होता है, ठीक है ना। एंटी साइन डालगार्नो सीक्वेंसेस राइबोसोम्स में होता है, तो जब ये कॉम्प्लीमेंटरिटी रहेंगे तो ऑब्वियसली यहीं पे बाइंड हो जाएगा। तो कुछ ऐसा सीक्वेंसेस यहाँ पे है, इसको हम बोलेंगे एंटी साइन डालगार्नो सीक्वेंसेस, एंटी एसडीएस, ठीक है ना, तो बाइंड हो जाएगा। ये इसके लिए मैं बात कर रही हूँ ना, ये प्रोकैरियोटिक के लिए बात कर रही हूँ। इसी तरीके से यूकैरियोटिक में होता है कोजैक सीक्वेंस। कोजैक सीक्वेंस क्या होता है, कोजैक सीक्वेंस ये पूछा जाता है, ठीक है ना, सीक्वेंस होता है जो कि एंटी कोजैक सीक्वेंसेस स्मॉलर सब यूनिट्स में रहेगा, यानी कि 40s में रहेगा। यहाँ पर एंटी साइन डालगार्नो सीक्वेंसेस 30s में है, ये होता है कोजैक सीक्वेंसेस जो कि यूकैरियोटिक में होता है, जिस वजह से बाइंडिंग होता है। हालांकि यूकैरियोटिक में बाइंडिंग जो है उनकी पॉली ए टेल की बहुत बड़ा रोल रहा है, जो कि हमने डिस्कस किए थे यूकैरियोटिक ट्रांसलेशंस के अंदर। तो वो चीज़ ठीक है, क्लियर हुआ। अच्छा, तो यहाँ पे ये बाइंड होगा, ठीक है, वही चीज़ है। हाँ, बाइंड होने के बाद कुछ वो बताता है कि कुछ आगे 3-4 न्यूक्लियोटाइड के बाद आपके होता है AUG, ठीक है ना। अच्छा, ये तो सही चीज़ है, इनके लिए भी AUG कोजैक सीक्वेंसेस की कुछ टाइम के बाद AUG रहेगा, ठीक है ना। AUG जो होता है दैट इज द इनिशिएशन कोडन, क्योंकि हमने बात की थी इनिशिएशन कोडन AUG होता है, एंड स्टॉप कोडन यानी कि नॉनसेंस कोडन जहाँ पे ट्रांसलेशन रुक जाता है UAA हो सकता है, UAG हो सकता है, UGA हो सकता है, ठीक है, और कर अपल अंबर, ठीक है ना, UAA UAG UGA होता है। तो यहाँ पे रुक जाता है, यहाँ पे स्टार्ट होता है। AUG कोड्स फॉर मेथियोनिन, वो मेथियोनिन को कोड करेगा। जैसे कि आपको पता है पहला जो टीआरएनए है पी साइड्स में आके जुड़ता है, तो इसलिए यहीं पे जो टीआरएनए मेथियोनिन को लेके आएगा तो इसके उसको मेथिलेटेड मतलब कि मिथाइल ग्रुप वाला टीआरएनए कहेंगे। लेकिन क्या होता है ना, प्रोकैरियोटिक के केस में यहाँ पे एक एक्स्ट्रा जो इस टीआरएनए जो है वो तो मेथियोनिन को लेके आएगा, इससे कोई डाउट नहीं है, यहाँ पे मेथियोनिन ऐड होता है, ठीक है। ये मेथियोनिन मिथाइलेटेड मेथियोनिन कंटेनिंग टीआरएनए होता है, उसके साथ साथ एक फॉर्माइल ग्रुप भी ऐड होता है, जिसलिए प्रोकैरियोटिक की जो इनिशिएटेड टीआरएनए होता है हम उसको फॉर्माइलेटेड मेथियोनिन कहते हैं, फॉर्माइलेटेड मेथियोनिन टीआरएनए, एफमेट टीआरएनए कहते हैं, फॉर्माइलेटेड मेथियोनिन एफमेट टीआरएनए कहते हैं, क्लियर हुआ। एफ फॉर्माइलेटेड मेथियोनिन टीआरएनए हम उसको कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करेंगे फॉर्माइलेटेड मेथियोनिन टीआरएनए ये होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, लेकिन यूकैरियोटिक में ऐसे फॉर्माइलेटेड मेथियोनिन नहीं होता है, बस मेथियोनिन होता है, ठीक है ना, मेथियोनिन होता है। तो ये होता है डिफरेंसेस, तो ही चीज़ है। तो इनिशिएशन अमीनो एसिड जो होता है यूजी होता है, जो मेथियोनिन लेके आएगा उस वो फॉर्माइलेटेड होता है, यहाँ पे कुछ मतलब कि मॉडिफिकेशन होता है, लेकिन यूकैरियोटिक में ऐसा नहीं होता है, फॉर्माइलेटेड नहीं है। प्रोकैरियोटिक में क्या होता है ना, जो पहला मेथियोनिन होता है वो रिमूव हो जाता है, ठीक है ना, रिमूव हो जाता है,
यहाँ पे नहीं। अच्छा, तो उसके बाद हम देखेंगे कैप इंडिपेंडेंट इनिशिएशन होता है। जैसे मैंने आपको बात किया ना, जो जहाँ पे साइन डालकर सीक्वेंसेस होता है वही बाइंड हो जाता है स्मॉलर सब यूनिट्स के साथ, वो सेंसेशन देता है कि आगे 3-4 कोडन के बाद इनिशिएशन कोडन है, अब ट्रांसलेशन शुरू कर लीजिए। लेकिन यूकैरियोटिक में क्या होता है ना, उनमें इनके अंदर हमने बताया कि कुछ मॉडिफिकेशंस होता है न्यूक्लियस के अंदर, उसके बाद आरएनए जो है आएगा कहाँ, आपकी साइटोप्लाज्म्स को। इस मॉडिफिकेशंस में 3 चीज़ें एक्चुअली होता है। उनमें उनकी 5 प्राइम एंड में कुछ कैप ऐड होगा, उनकी 3 प्राइम एंड में बहुत सारे एडेनिन ऐड होता है जिसको हम पॉली एडनाइलेशंस बोलते हैं। एंड उनमें जो नॉन कोडिंग हिस्सा होता है उसको रिमूव करके एक्सोन पार्ट को ऐड किया जाता है जिसको हम स्प्लाइसिंग कहते हैं। ये सारे प्रोसेस हम डिटेल्स देखेंगे, बस इतना मॉडिफिकेशन होता है। हेड में एक कैप लगा के आता है, सिर में एक सॉरी जो टेल एरिया में एक पूछ, लंबा सा पूछ लगा के आता है, एंड नॉन कोडिंग जो हिस्सा आता है, इंटरप्टेड रीजन जो होता है उसको कट करके आता है। तो इनकी जो कैप एंड उनकी जो टेल है, इनमें कुछ स्पेशल रीजन्स रहता है जिस वजह से ये कर बन जाता है, जो फैक्टर जो है आपस में कांटेक्ट में आते हैं, इसके बाद ट्रांसलेशन स्टार्ट हो जाता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई चीज़ें नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक साइड से तो फ्री नहीं हुआ है, दूसरे साइड से स्टार्ट हो रहा है ट्रांसलेशन, तो कैसे होगा। तो कैप डिपेंडेंट होता है यूकैरियोटिक में, कैप इंडिपेंडेंट। कैप मतलब कि जो फाइब्रस एंड में 7 मिथाइल गुआनोसाइंस है, 3 प्राइम एंड में जो टेल होता है, ठीक है ना, उनके बीच में कुछ इंटरेक्शंस होता है। हियर द टर्मिनेशन इज ए कॉम्प्लीटेड इन 3 फैक्टर्स। तो प्रोकैरियोटिक के केस में टर्मिनेशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है। रिलीजिंग फैक्टर 1 आएगा, वो अटैच होगा, वो पॉलीपेप्टाइड चेन को रिलीज कर देगा। फिर रिलीजिंग फैक्टर 2 आएंगे जो कि रिलीजिंग फैक्टर 1 को रिमूव करने में हेल्प करेगा। फिर उसके बाद राइबोसोमल रिलीजिंग फैक्टर आएगा, पूरा का पूरा जो कॉम्प्लेक्स है, स्मॉलर सब यूनिट्स को अलग करेगा, लार्जर सब यूनिट्स को अलग करेगा, सब कुछ चीज़ों को अलग करने की कोशिश करता है। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स। बट यूकैरियोट्स में क्या होता है ना, ओनली वन सॉरी जो यहाँ पे 9 डिफरेंट इनिशिएशन फैक्टर तो रहता है, तो एक फैक्टर जो है उनका रिलीज करने में हेल्प करता है, ठीक है। अच्छा, प्रोकैरियोटिक में लेकिन इनिशिएशन बहुत सिंपल सा प्रोसेस होता है, 3 फैक्टर की जरूरत होता है। इनिशिएशन फैक्टर 1, 2, 3 हमने बताया था, लेकिन यूकैरियोटिक में 9 डिफरेंट फैक्टर की ज़रूरत होता है, जो कि थोड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है आज कंपेयर टू प्रोकैरियोट्स, ठीक है ना। अच्छा, और हम बात करेंगे प्रोसेसिबिलिटी के बारे में। 20 अमीनो एसिड इज कोडेड पर सेकेंड, मतलब कि जब वो यहाँ पे mRNA से RNA 1 सेकेंड यानी कि 60 ठीक है ना, पर सेकेंड ये बोल रहा है, 1 सेकेंड में 20 अमीनो एसिड्स ऐसे ऐड कर रहा है, लेकिन यहाँ पे 1 सेकेंड में 1 अमीनो एसिड्स, ठीक है ना, तो 20 सेकेंड लग जाएगा 20 अमीनो एसिड्स में। तो इसलिए प्रोकैरियोटिक जो होता है एकदम फास्ट प्रोसेस होता है, हमारे केस में ये थोड़ा स्लो प्रोसेस होता है। ये कुछ बेसिक डिफरेंसेस जो कि प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोटिक के बीच में आपको देखने को मिलेगा। तो आई होप आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप करने के लिए, ठीक है, तो आप एड स्टार्ट के साथ मिलके प्रिपरेशन कर सकते हो। एकदम नॉमिनल फी के अंदर आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। जैसे 5th सेमेस्टर के अंदर आपका 2 कोर पेपर है, उसके साथ साथ 2 डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है। अभी आपको 2000 की कोर्स फी जो है 1600 में मिल रहा है। एंड इसके अलावा यदि आप चाहते हो कि सिर्फ एक कोर पेपर मुझे किसी भी लेना है, सिर्फ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी लेना है या सिर्फ जेनेटिक्स लेना है, तो आप ले सकते हो। किसी भी हर एक सेमेस्टर के लिए आपको यहाँ पे सब्सक्रिप्शन मिलता है, ठीक है। तो आप मोर इन्फॉर्मेशन के लिए इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए 7894226802, ये ऑफिशियल नंबर पे आप कांटेक्ट कीजिए ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए। यदि आप सीपेट की तैयारी करना चाहते हो अभी, तो मतलब कि सही टाइम है, ठीक है ना। तो आज से जब आप प्रिपरेशन करने स्टार्ट करोगे तो आपको लास्ट में सारे कुछ चीज़ें हो जाएगा, सिर्फ रिविजन बचा रहेगा। ऐसा नहीं क्या ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाए उसके बाद हम सोचेंगे, ऐसा नहीं। जो भी चीज़ करना है आपको अभी से सोचना है, तो आप कांटेक्ट कर सकते हो इस नंबर पे, ठीक है। अच्छा, सो